नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके साथ फिर उपस्थित हैं आज के नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं हम। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो अगर देखें हम किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो है एक गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अगर नाम से देखें तो ये इसके नाम में क्या है, स्टेशन जुड़ा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी रेलवे से जुड़ा प्रोग्राम है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर स्कीम की बात करें तो इसके तहत क्या है, 1000 छोटे जो स्टेशंस हैं अलग अलग शहरों में, उनका चुनाव किया जाएगा। जो पोटेंशियल सिटीज हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा एज अ सिटी सेंटर। उसको सिटी सेंटर के तौर पे बनाया जाएगा। उनके जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल फंड की भी बात गवर्नमेंट ने रखी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आइए हम विस्तार से देखते हैं। ठीक है, तो इस स्कीम को जो है लाया गया है स्टेशंस, जो स्मॉल स्टेशंस है उनके इंप्रूवमेंट के लिए। बड़े स्टेशन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। बड़े स्टेशन के लिए अलग से एक सेपरेट स्कीम बनाया गया, जिसमें 200 स्टेशंस को इंक्लूड किया गया उनके डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना हमें। और इस स्कीम को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लाया गया है। ठीक है, 2020 में लाया गया था इसे। तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें और आगे देखते हैं, बढ़े। ठीक, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है, इसमें क्या करना, आइडेंटिफाई डेवलपिंग सिटीज को आइडेंटिफाई करना है, जिनके अंदर क्या है, पोटेंशियल है और ज्यादा ग्रोथ के लिए और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए। एंड एनविसेज रेलवे स्टेशंस एज सिटी सेंटर्स, और उन रेलवे स्टेशंस को ऐसे इस तरीके से डेवलप करना है कि वो एक तरीके से सिटी सेंटर के तौर पे देखा जाए, एक तरीके का उस शहर का मेन क्या हो, सेंटर बन जाए या फोकस एरिया बन जाए। ठीक है, और क्या करे, इन फ्यूचर की अगर बात करें तो वो जो शहर है सिर्फ वो जो स्टेशन है सिर्फ उस जो शहर तक ही सीमित ना हो, वो अदर सिटीज है उनको भी क्या करे, कनेक्ट करे, ब्रिज करे, जो गैप है उसको कहीं ना कहीं पूरा करे। और साथ साथ आगे इन फ्यूचर जो है इनको अदर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसके तहत जो स्टेशन है उनको कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, जो कि एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। क्योंकि फंड क्या है, फाइनेंस क्या होता है, एज एक तरीके का की एनेबलर होता है किसी भी प्रोजेक्ट की। अगर हम बात करें तो फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसी। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत जो डिविजनल रेलवे मैनेजर्स हैं, डीआरएम्स जिनको बोलते हैं, वो जो है डिसीजन ले सकते हैं अपने एरिया में जो स्टेशन हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनको चूज करने के लिए। ठीक है, और जो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इन अ फेज्ड मैनर, कई चरण में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इस स्कीम को। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग फंड की भी व्यवस्था की गई है, जिसको कि डीआरएम्स जो है वो यूज कर सकते हैं उस स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो इसके लिए एक प्रॉपर मास्टर प्लान का होना बेहद जरूरी है। ठीक है, जिसके बिना एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हम किसी भी स्कीम या पॉलिसी को। ठीक है, और इसमें तरह तरह के फैसिलिटीज दिए जाएंगे या लाए जाएंगे, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज या बेसिक एमेनिटीज हो सकते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, बैठने के लिए जगह हो गया, लाइटिंग हो गया, प्रॉपर लाइटिंग, कैमरास हो गए। ठीक है, तो इन तरीके के क्या है, ये सारे बेसिक एमेनिटीज, और साथ साथ इनके अलावा कुछ अदर फैसिलिटीज भी हो सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, फूड पार्क्स हो गए, इस तरीके की चीजें हो गई। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उनको अपग्रेड किया जाएगा, जैसे बिल्डिंग्स हो गई उनको और बेहतर बनाया जाएगा, और क्या किया जाएगा, उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है अगर उनकी जरूरत नहीं है, अगर लगा कि ये रिडंडेंट है, इनका यूटिलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इस स्कीम के तहत, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक मॉडल के तौर पे बनाया जाएगा,
मॉडर्नाइज किया जाएगा, जिसको हम खुर्दा रीडेवलपमेंट मॉडल के नाम से जानते हैं, जो कि उड़ीसा में एक स्टेशन है, उसी को एज अ मॉडल के तौर पे हम देख रहे हैं, और उस मॉडल को हम अदर स्टेशंस पे जो 1000 स्टेशंस चुने गए हैं उनको क्या करेंगे, हम मॉडर्नाइज करेंगे या डेवलप करेंगे। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं और क्या करेगा ये। रीलोकेटिंग रिडंडेंट एंड ओल्ड बिल्डिंग्स, जो पुराने बिल्डिंग्स, जैसा कि हमने आपसे अभी बात किया कि जो पुराने या रिडंडेंट बिल्डिंग्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाया भी जा सकता है। उससे क्या होगा, बहुत सारा हमारे पास स्पेस खाली बचेगा, जिसको कि हम अदर जो प्रायोरिटीज हैं उनके लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस स्कीम के तहत अगर हम बात करें क्रिएशन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, नए बिल्डिंग्स को ज्यादातर क्या करना, अवॉइड करना है। इसमें मेन फोकस है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने की बात हो रही है। ठीक है, जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो पहले से हैं उनको अपग्रेड करना है, ना कि नए बिल्डिंग्स बनाना है। ज्यादातर मतलब अगर जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं, बट मोस्ट केसेस में इसको अवॉइड करना है। ठीक है, कहां पे कर सकते हैं, मान लीजिए अगर सिटिंग हॉल है, अगर किसी स्टेशन पे सिटिंग हॉल बहुत छोटा है या है ही नहीं, तो वहां पे उसको बनाने की जरूरत पड़ेगी हमें, तो उस केस में हम नए स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे वेटिंग हॉल हो गया हमारा। ठीक, तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन, स्टेशंस के मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, अगर उनके बारे में अगर बात करें हम, तो वहां पे इंप्रूव्ड स्टेशन अप्रोचेस हो गए, ये प्लेटफॉर्म हो गए, या जो आसपास का स्टेशन के बाहर की जगह हो गई या रोड्स हो गई, उनको और वाइडन करने की बात कर सकते हैं। ठीक है, रोड चौड़ा रहेगा तो आने जाने में जो पैसेंजर्स हैं या अदर जो कम्यूटर्स हैं उनको आसानी रहेगी। ठीक, और वो देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड स्ट्रक्चर्स, जिनकी जरूरत नहीं है उनको हटा दिया जाएगा। प्रॉपरली डिजाइंड साइनेजेस या सिंबल्स हो गए, जो तरह तरह हम देखते हैं रोड पे, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगे होंगे। ठीक है, जिससे हमें किसी जगह पे पहुंचने में आसानी हो। ठीक, साथ ही साथ जो पेडेस्ट्रियंस है, जो पैदल यात्री है, उनको स्पेशल पाथवेज होंगी उनके लिए। ठीक, पार्किंग एरियाज की व्यवस्था की जाएगी, वेल प्लान्ड पार्किंग एरियाज, इंप्रूव्ड लाइटिंग होगी, लाइटिंग की सुविधा, और इसके साथ साथ लैंडस्केपिंग की भी बात की जा रही है। एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग जैसे ग्रीन पैचेस हो गए, मतलब वहां पेड़, छोटे पेड़ लगा सकते हैं हम, जो देखने में क्या करेंगे, उस स्टेशन की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाएगी या उसके ब्यूटिफिकेशन में हेल्प करेगी। और स्टेशंस पे हम जो है, जो हमारे आर्ट एंड कल्चर है, जो उस पर्टिकुलर शहर को एक तरीका पहचान देती है, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, इससे क्या होगा, हमारे कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा और उस स्टेशन को भी एक तरीके से कहीं ना कहीं हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस स्कीम के तहत रखी गई हैं सरकार के द्वारा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द अमृत भारत स्टेशन स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस स्कीम के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको हम देखते हैं। आइए, तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि इट एम्स टू आइडेंटिफाई डेवलपिंग सिटीज विद पोटेंशियल एंड एनविसेज रेलवे स्टेशंस एज सिटी सेंटर्स। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, पोटेंशियल सिटीज, जो डेवलपिंग सिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, वहां के जो रेलवे स्टेशंस हैं जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल है उनको आइडेंटिफाई करेगा और उनको सिटी सेंटर में बदलने में क्या करेगा, कोशिश करेगा, उनको डेवलप करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा कह रहा है, इट टारगेट्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अमेनिटीज एज वेल एज अपग्रेड एंड रिप्लेस एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एट स्टेशंस। मतलब ये नए अमेनिटीज लाने के, नए सुविधाएं लाने की बात कर रहा है, और साथ साथ जो एग्जिस्टिंग जो अमेनिटीज है या स्ट्रक्चर्स हैं या फैसिलिटीज हैं उनको और बेहतर अपग्रेड करेगा या रिप्लेस भी कर सकता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाता है, सिंस बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज पोलर बियर्स। पोलर बियर्स रिसेंटली अभी न्यूज में रहे, अगर हम देखें
तो ये मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, आर्कटिक सर्कल है वहाँ देखे जाते हैं ये। रिसेंटली न्यूज़ में ये देखा जा रहा है कि इनके जो पॉपुलेशन है हडसन बे के अराउंड, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से इनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा जा रहा है। डिक्लाइन, देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। ठीक है, खासकर से जो फीमेल हैं, फीमेल एंड यंग वंस है, जो छोटे बियर्स हैं, पोलर बियर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन या उनके कंडीशन और ज़्यादा खराब है। ठीक, और वेस्टर्न हडसन बे के अराउंड अगर हम देखें तो 1980s से अगर हम कंपेयर करें उसको एज अ बेस ईयर मान के, तो तब से अब तक जो है इनके पॉपुलेशन में लगभग जो है 50% की गिरावट देखी गई। ठीक है, 50% डिक्लाइन हैज बीन ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स। ठीक है, और साथ ही साथ एक स्टडी पब्लिश किया गया था नेचर क्लाइमेट चेंज इन 2020 इस टाइटल के तहत। ठीक है, और इसमें यह कहा गया था रिसर्चर्स के द्वारा कि जब ये करंट सेंचुरी खत्म होगा, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी पोलर बियर्स विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम दिस प्लैनेट। इनकी जो संख्या है वो बिल्कुल ही निल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस सेंचुरी के एंड तक। तो आइए पोलर बियर के बारे में हम जानें, कुछ और डिटेल्स लें, जानकारी लें। तो इनके अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इनको अर्सस मैरीटाइमस बोलते हैं। ठीक है, और ये हाइपर कार्निवोरस बियर की प्रजाति में आते हैं। हाइपर कार्निवोरस का क्या मतलब है, मतलब ये जो डाइट या इनका जो भोजन होता है उसमें कम से कम 70% जो है कार्निवोरस एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, मतलब मांसाहारी होते हैं ये 70%। ठीक है, और कार्निवोरस मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं वो 100% हो सकते हैं। ठीक, तो ये कहां पाए जाते हैं, इनका जो एरिया है लार्जली आर्कटिक सर्कल अराउंड आर्कटिक ओशन के अराउंड। ठीक है, आर्कटिक ओशन के अराउंड पाए जाते हैं, और सराउंडिंग जो एरियाज है उनके साथ, और साथ ही साथ जो सराउंडिंग लैंड मासेस है आसपास की जगहों में, हडसन बे के एरियाज में ये पाए जाते हैं आर्कटिक सर्कल में। और ये अगर बियर की प्रजातियों में देखें तो ये सबसे बड़े क्या है, एनिमल हैं, लार्जेस्ट एक्सटेंट इन बियर स्पीशीज। और साथ ही साथ अगर एग्जिस्टिंग लैंड स्पीशीज की बात करें, लैंड स्पीशीज की बात करें तो उस केस में भी ये सबसे बड़े देखे जाते हैं। ठीक, और इनके जो पॉपुलेशन है, पोलर बियर्स जो हैं वो किस तरीके से इस एरिया को हेल्प करते हैं अगर उसकी बात करें तो ये वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है या जो बायोलॉजिकल पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करते हैं। ठीक है, और फूड चेन का, वहाँ के उस एरिया के फूड चेन का एक इंपॉर्टेंट क्या है, हिस्सा है। ठीक है, अगर इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट अदर स्पीशीज या अदर एनिमल्स पे भी देखने को मिलेगा। कैसे, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पोलर बियर्स जो हैं इनका जो सबसे फेवरेट डाइट होता है वो क्या होता है, सील्स, जो कि वहाँ के एरियाज में, ओशंस में रहते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उनको खाते हैं। ठीक, इनके फूड हैं। अब चूंकि क्या है, इनके पॉपुलेशन में गिरावट देखी जा रही है तो उससे क्या होगा, इनके पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी जाएगी, कहीं ना कहीं इनके पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये जो है इनका जो भोजन है वो क्या है, फिश। ये फिश को खाते हैं और साथ साथ जो अदर क्रस्टेशियंस हैं उनको खाते हैं। तो ये क्या करेंगे, इनकी पॉपुलेशन चूंकि ज़्यादा है तो जो वहाँ के फिशेज हैं उनको ये ज़्यादा और ज़्यादा खाएंगे पहले से, तो इनकी पॉपुलेशन में क्या होगी, गिरावट देखी जाएगी। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है इसके एब्सेंस में। ठीक है, इसके एब्सेंस में यहाँ इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो फूड चेन है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक रीजन का, तो उसको कहीं ना कहीं ये क्या करे, इम्पैक्ट कर रहे हैं। इनके ना होना कहीं ना कहीं उस चीज को इम्पैक्ट करेगा और परेशानी बनेगा। ठीक, और इनके पॉपुलेशन कम होने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज इसीलिए एक मुद्दा बना हुआ है हमारे लिए, जो कि हम रिसेंटली तरह तरह के कॉप मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही हैं,
यूएनएफसीसी या सीबीडी, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा इसीलिए बना हुआ है। इस वजह से क्या है, गवर्नमेंट को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये चाहिए कि अपने पॉलिसी में क्लाइमेट फैक्टर्स को इंक्लूड करे और क्या करे, क्लाइमेट चेंज को क्या करे, वापस रीस्टोर करने में हेल्प करे एक दूसरे की। ठीक है, अगर हम हडसन बे की बात करें, हडसन बे जो है नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा में लोकेटेड है, आप ये मैप में देख सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ है, नूनावूत नाम का एक टेरिटरी है कनाडा का, उसके तहत ये आते हैं। ठीक है, इस एरिया नूनावूत में जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, टेम्परेचर -32 या -27 के अराउंड वहाँ टेम्परेचर्स, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स वहाँ पे होता है। और यहाँ पे रहने के लिए गवर्नमेंट जो है कनाडा की उनको अलाउंस भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो सर्वाइविंग कंडीशन है वो काफ़ी हार्श सिचुएशन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, यहाँ लोकेटेड है। और वहीं अगर हम मैप में देखें, ये आप देख सकते हैं मैप में, तो ये हमारा क्या है, हडसन बे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कनाडा के वहाँ लोकेटेड है। और यहाँ ये अटलांटिक ओशन से मिलता है और यहाँ से ये आर्कटिक ओशन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ। तो एक तरीके से इनको लोग क्या करते हैं, मार्जिनल सी भी बोलते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, अगर ज्योग्राफिकली देखने में ये क्या है, इसका हिस्सा आर्कटिक ओशन का हिस्सा तो नहीं है, बट अगर क्लाइमेट की पर्सपेक्टिव से देखें तो लगभग ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आर्कटिक जो सर्कल है उसके टेम्परेचर या क्लाइमेट कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, मैच हो रहे हैं इस एरिया के। ठीक है, तो आइए वापस चलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हडसन बे लोकेटेड है और पोलर बियर्स की हमने बात की। तो हडसन बे का जो सदर्न आर्म है उसको जेम्स बे के नाम से भी जानते हैं, जेम्स बे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो अटलांटिक ओशन है हडसन बे से कैसे कनेक्टेड है, हडसन स्ट्रेट के द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है, और आर्कटिक ओशन को क्या कनेक्ट करता है, फॉक्स चैनल। ठीक, फॉक्स चैनल, यहां पे ये क्या, हडसन स्ट्रेट हो गया और ये फॉक्स चैनल से आर्कटिक सर्कल को या ओशन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जो हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके हिसाब से हडसन बे को आर्कटिक ओशन का पार्ट माना जाता है। बहुत सारे इस पे विवाद है, बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन हडसन बे को क्या करता है, आर्कटिक ओशन का पार्ट माना जाता है। ये 2002 में इसने अपना डिसीजन दिया था। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित जो है कथनों पे ध्यान दें। पहला है, हडसन बे इज अ लार्ज बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर इन नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा विद अ लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, क्या कह रहा है, हडसन बे एक बड़ा क्या है, लार्ज वाटर ऑफ बॉडी है, फ्रेश वाटर बॉडी है, कहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा में, विद अ लार्ज सरफेस एरिया, बहुत बड़ा सरफेस एरिया क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें अगर हम, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पे फ्रेश वाटर की बात कर रहा है और जबकि जो हडसन बे है वो क्या है, सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर बॉडी है। क्यों, क्योंकि चूंकि हमने अभी मैप में देखा कि वो ओशन से कनेक्टेड है, एक तरफ वो अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, और वहीं दूसरी ओर वो क्या है, आर्कटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। तो ओशन में सॉल्ट वाटर होता है, तो इस वजह से क्या है, ये भी सॉल्ट वाटर बॉडी है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, पोलर बियर्स आर अ हाइपर कार्निवोरस एनिमल फाउंड इन द आर्कटिक रीजन। ये क्या है, हाइपर कार्निवोरस एनिमल हैं। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये हमारा सही है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, कौन सा सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन 2, ओनली 2। ठीक है, कौन सा, बी, बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। तीसरा जो टॉपिक है आज का हमारा वो किस पे है, गैलियम नाइट्राइड नैनो स्ट्रक्चर्स पे टॉपिक है, जो कि साइंस का हमारा एक टॉपिक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम गैन बोलते हैं, गैन या GA फॉर गैलियम, N फॉर नाइट्राइड। ठीक है, तो अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने बेंगलुरु बेस्ड
जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के तहत आता है। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहली बार इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम दे हैव शोन इंफ्रारेड लाइट एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहली बार इन्होंने इंफ्रारेड लाइट एमिशन और एब्जॉर्प्शन का क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। किसका यूज करके, गैन या गैलियम नाइट्राइड नैनो स्ट्रक्चर्स का यूज करके किसको एमिट करवाने की कोशिश की, इंफ्रारेड लाइट एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आइए गैलियम नाइट्राइड नैनो स्ट्रक्चर्स के बारे में जानें। अगर इसकी बात करें तो ये वाइडली यूज किया जाता है इसको ब्लू लाइट एमिशन के लिए, ठीक है। ब्लू लाइट एमिशन के लिए इसको हम जो है करंटली यूज भी करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स माना जाता है, जिसको वेरियस जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने में हम यूज कर सकते हैं इस चीज का, ठीक है। और इस नैनो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है, और साथ ही साथ जो लार्ज वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर के उनको भी ये झेलने में क्या करता है, सक्षम है। लार्ज टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी हो गए, ठीक है, उनको भी झेल सकता है एज कंपेयर टू अदर मेटल ऑक्साइड्स, ठीक। तो अगर हम बात करें विजिबल इसके एप्लीकेशन की, इस नैनो स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट एप्लीकेशन में करंटली जो है कमर्शियल लेवल पर यूज किया जा रहा है। कैसे यूज किया जा रहा है, जो एलईडीज है उनमें यूज किया जा रहा है, या लेजर डायोड्स बनाने में, उनमें भी इसका कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका इंफ्रारेड जो लाइट है उसके एमिशन या एब्जॉर्प्शन के लिए अभी इसका यूज या इसको अप्लाई नहीं किया गया था। पहली बार इसको ऐसा किया गया, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इट हैज बीन यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग और डेवलपमेंट ऑफ गैलियम नाइट्राइड बेस्ड इंफ्रारेड ऑप्टिकल एलिमेंट्स, ठीक है, जो पहले क्या कर रहा था, एक अनटच्ड फील्ड था, ठीक, अनटच्ड फील्ड था। तो ये एक नया मेथड है, ठीक है, टू कन्फाइन एंड एब्जॉर्ब इंफ्रारेड लाइट विद गैलियम नाइट्राइड नैनो स्ट्रक्चर्स का यूज करके इंफ्रारेड लाइट एमिशन और एब्जॉर्प्शन का एक्सपेरिमेंट्स किया गया, ठीक है। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन में एक साइंटिफिक फिनोमेना का यूज किया गया जिसको टर्म दिया गया है सरफेस पोलैरिटॉन एक्साइटेशंस, इसका यूज किया गया इन गैलियम नाइट्राइड नैनो स्ट्रक्चर्स के साथ, जिसके द्वारा दैट लेड टू लाइट और मैटर का इंटरेक्शन हुआ। किस रेंज में, जो स्पेक्ट्रल रेंज होता है, जो स्पेक्ट्रम जिसके बारे में हम जानते हैं, जो वेरियस रेंज होते हैं उनमें इंफ्रारेड रेंज की बात कर रहा है, स्पेक्ट्रल रेंज की बात कर रहा है। अगर स्पेक्ट्रल रेंज की बात करें तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा स्पेक्ट्रम है जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट हो गया, ठीक है। इंफ्रारेड हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जो हमारे टीवी रिमोट्स होते हैं उनमें भी जो है इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक। तो ये क्या है, स्पेक्ट्रम है हमारा। अगर गैलियम नाइट्राइड जो नैनो स्ट्रक्चर्स है इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड एज एफिशिएंट इंफ्रारेड एब्जॉर्बर्स या एमिटर के तौर पे इनको यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ मॉड्यूलेटर्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जो क्या करते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी को, लेवल ऑफ इंटेंसिटी को, ठीक है। तो ये वेरियस जगहों पे यूज किए जा सकते हैं एज एन एब्जॉर्बर, एमिटर या मॉड्यूलेटर। कहाँ पे, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में यूज किए जा सकते हैं, या सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, ठीक, वहां पे यूज किए जा सकते हैं, या अदर एनर्जी टेक्नोलॉजीज हो गए वहां यूज कर सकते हैं, या वेरियस ऑप्टिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए उनमें भी यूज किया जा सकता है या अप्लाई किया जा सकता है गैलियम नाइट्राइड नैनो स्ट्रक्चर्स का। और साथ ही साथ इसके अलावा इमेजिंग एंड सेंसिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं हम, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। विद रेफरेंस टू द गैलियम नाइट्राइड नैनो स्ट्रक्चर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट्स कह रहा है, पहला कहता है कि इट इज वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर ब्लू लाइट एमिशन।
इसको वाइडली यूज किया जाता है ब्लू लाइट एमिशन के लिए। और क्या कर रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर्स, ये एक मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या कहता है कि इट कैन ऑपरेट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन टॉलरेट लार्ज वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है और बहुत लार्ज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को भी झेल सकता है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा, तो इस तरीके से ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, और वहीं लास्ट स्टेटमेंट जो हमारा है वो कहता है इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इंफ्रारेड लाइट एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि रिसेंटली अभी ऐसा पॉसिबल हुआ, पहली बार जो बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट है उसने ये कर दिखाया है। तो इस वजह से हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा जो आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो डी हमारा आंसर है। ठीक है, तो आइए आज के अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी एक गवर्नमेंट के स्कीम से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो कि न्यूज में था, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PMFME बोलते हैं हम। ठीक है, नाम में ही अगर देखें तो ये फॉर्मलाइजेशन से जुड़ा है, मतलब उसको क्या करता है, जो अनफॉर्मल है उसको फॉर्मल करना है। किस फील्ड से जुड़ा है, फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस या इंडस्ट्रीज हो गए। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो छोटे इंडस्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उनसे डील करता है। अगर किस मिनिस्ट्री के तहत इसको लाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के तहत इस स्कीम को लाया गया। साथ ही साथ बहुत सारे इसके अंदर और पार्टनर्स कौन है, ये इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे लाया गया है। चूंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें स्टेट की भी भागीदारी होगी। तो स्टेट्स एंड यूटीज, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वो क्या हैं, इनके पार्टनर्स हैं। ठीक है, इस स्कीम में एज अ पार्टनर वो एग्जिस्ट करते हैं। इस स्कीम को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लाया गया है। ठीक, काम क्या करेगा ये, इट विल एड्रेस जो भी चैलेंजेस हैं, फेस किए जाते हैं, किनके द्वारा, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैं, उनके द्वारा जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं उनको हल करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए ये स्कीम क्या होगा, कामगार साबित होगा। ठीक है, इट विल एड्रेस चैलेंजेस ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, और जो पोटेंशियल है जो उनके अंदर, जो ये इंडस्ट्रीज है, इसको हम जो अपनी इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी से जो है कहीं ना कहीं उनको जोड़ सकते हैं, फॉर्मलाइज करके वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जो वेरियस ग्रुप्स हो गए उनको फॉर्मलाइज या अपग्रेड करने की बात की जाएगी। ठीक, और क्या करेगा ये, इट विल एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन को और ज्यादा बढ़ावा देगा, ताकि और ज्यादा जो लोग हैं इससे जुड़े और उसका फायदा उठा सके। ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट है फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में, उनको क्या करेगा, फॉर्मलाइज करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेगा, आफ्टर फॉर्मलाइजिंग ये क्या करेगा, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वेरियस छोटे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या करेगा, और ज्यादा मजबूत करेगा। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हो गए, इनको फॉर्मल स्ट्रक्चर से जोड़ेगा। और जो इसका टारगेट है कि 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को क्या करना है, डायरेक्टली असिस्ट करना है। किसके थ्रू, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, अंडर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोवाइड करेगा उनको, ताकि वो अपने स्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ, अपग्रेड कर पाएँ। ठीक है, इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर के तहत, ताकि उनके जो ग्रोथ को और ज़्यादा तेजी से बढ़ावा दे सके। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें इसके, तो एक तरीके, चूंकि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो क्या होगा, एक तरीके का एक्सेस टू क्रेडिट, इंक्रीज्ड एक्सेस टू क्रेडिट, और आसानी से क्रेडिट अवेलेबल होगा इन
जो सेक्टर्स है या माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है उनको आसानी से फंडिंग मिल पाएगी, जैसे FPO, SSGs या कोऑपरेटिव्स हो गए, जिसका यूज़ वो अपने ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको जो ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन है उनके साथ जोड़ना है, ठीक है, और इनके ब्रांडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। इनके ब्रांडिंग हो गया, मार्केटिंग को बढ़ावा देना है, इनको मार्केट से कनेक्ट किया जाए, जो फॉर्मल मार्केट है उनसे कनेक्ट किया जाए इनको, और साथ ही साथ ट्रांजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस इनटू फॉर्मल फ्रेमवर्क, जो एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज है या एंटरप्राइजेस है उनको फॉर्मल स्ट्रक्चर से भी जोड़ना है, ठीक है, मतलब इनको अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड के डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक। साथ ही साथ जो कॉमन सर्विसेज हैं उनको अवेलेबल कराना। कॉमन सर्विसेज क्या हो सकती हैं, जैसे प्रोसेसिंग फैसिलिटी हो गई, लैबोरेटरीज हो गए, इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए, जिसको हर इंडस्ट्री जो है आके यूज कर सकती है, स्टोरेज हो गया, पैकेजिंग हो गया, वेयर हाउसेज हो गए। तो ये सारे जो कॉमन फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड करना और ज़्यादा बढ़ावा देना। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन को भी और ज़्यादा बढ़ावा देना, ठीक है। और क्या है, एक्सेस टू प्रोफेशनल और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है इस स्कीम के तहत, ठीक है। तो ये एक तरीके से ओवरऑल ये फीचर्स हैं इस स्कीम के, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, जिसके बारे में हमने अभी आपसे बात किया, ठीक। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस स्कीम के बेसिस पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको देखते हैं हम। पहला क्या है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट विल सपोर्ट अपग्रेडेशन एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है, जबकि हमने देखा कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम ना होके क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें स्टेट क्या है, एज अ पार्टनर है इनमें, ठीक है। स्टेट क्या है, पार्टनरशिप के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक। दूसरा क्या है, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी अलॉन्ग विद अदर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में हमने अभी जाना कि लैबोरेटरीज हो गए, इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए, स्टोरेज फैसिलिटीज हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, इन सारे चीज़ों का यूज़ करना इनके द्वारा, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, उनके द्वारा यूज़ करना। और ये क्या आ रहा है, चूंकि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तौर पे, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, दैट इज स्टेटमेंट 2B ओनली। दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट आंसर, सॉरी, ओके। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से रिलेटेड है, जो अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं कि किसी न किसी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग इन शॉर्ट मिलता रहता है। तो आइए आज इसके बारे में डिटेल में जानें। अभी रिसेंटली भी ये न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि नए और आइटम्स, 9 मोर आइटम्स हैव बीन एडेड टू द लिस्ट, और अब जाके टोटल जो प्रोडक्ट्स या आइटम्स हो गए वो 432 हो गए हैं। नंबर ऑफ GI टैग्स इन इंडिया कितने हैं, 432 आइटम्स उसमें उस लिस्ट में मौजूद हैं। अभी रिसेंटली 9 आइटम्स को और इसमें शामिल किया गया, जिसमें से कुछ के बारे में हम बात करेंगे आज। उसमें पहला है गमोसा ऑफ असम, जो कि एक तरीके का क्या है, हैंडलूम है या कपड़ा मान सकते हैं हम, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। इसके जो बॉर्डर्स होते हैं उसके लिए ये प्रोडक्ट जाना जाता है। इसके जो फ्लावर मोटिव्स होते हैं, जो फूल का यूज़ किया जाता है बॉर्डर बनाने में, इस वजह से वो क्या है, इंपॉर्टेंट या यूनिक उसको बनाता है। साथ ही साथ जो तंदूर रेड ग्राम ऑफ तेलंगाना हो गया, रक्त से कार्पो एप्रिकॉट लद्दाख से, इनको भी GI टैग मिला है। और साथ ही साथ जो अलीबाग वाइट अनियन जो कि महाराष्ट्र में है, इसको भी GI टैग रिसेंटली अभी दिया गया है, ठीक है। अगर हम GI टैग के अगर स्टेट्स को अगर देखें
तो सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग्स हैं वो कर्नाटका के पास है इंडिया में अगर बात किया जाए। कर्नाटका के बाद दूसरे नंबर पे हमारा तमिलनाडु आता है और तीसरे नंबर पे जाके हमारा उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, चौथा कर्नाटका है, ओ सॉरी दिस इज रॉन्ग, ये कर्नाटका जो है टॉप पे है। ठीक, उसके बाद क्या है, केरला है हमारा। ठीक है, तो अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की अगर बात करें तो इसी के द्वारा जीआई टैग इशू किया जाता है। ये एक बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के तहत आता है और ये किसके तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। ठीक है, और इस इंडिकेशन को कौन इसको एडमिनिस्टर करता है, किस एक्ट के द्वारा किया जाता है, अगर इसकी बात करें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, तो आइए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ और डिटेल में बात करें, जिसमें पहला अलीबाग व्हाइट अनियन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, इसकी अगर बात करें तो व्हाइट अनियन, प्याज में जैसे प्याज हिंदी में बोलते हैं, तो ये क्यों खास है अगर इसकी बात करें, आप डायग्राम में यहां देख सकते हैं, इसका जो टेस्ट होता है वो काफी यूनिक होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्वीटनेस, मीठा होता है। और जो नॉर्मली अगर देखते हैं प्याज काटने में क्या करते हैं, टीयर या आंसू निकलते हैं, और इस प्याज को अगर हम काटेंगे तो कोई आंसू नहीं निकलेगा। ठीक है, नो टीयर विल अपीयर। ठीक, और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम सॉइल की अगर बात करें तो जो सॉइल में जो सल्फर का कंटेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, लो सल्फर कंटेंट, और वहाँ के जो अलीबाग के जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो कहीं ना कहीं मिलके इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर वाइट अनियन ग्रोइंग एरियाज। ठीक, और इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक तरीके का इंपॉर्टेंट सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि तरह तरह के बीमारियों से, क्रोनिक डिजीजेस से उसके रिस्क को कम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गए या हार्ट डिजीजेस हो गए, इन सब से क्या करता है, हमें बचाता है। ठीक, तो दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है, तंदूर रेड ग्राम। ठीक है, चने जैसा होता है ये रेड ग्राम, लोकल वैरायटी ऑफ पिजन पी। ठीक, जो ज़्यादातर कहाँ, जो रेन फेड एरियाज है जहाँ पे बारिश अवेलेबल होता है, रेनफॉल होता है, वहाँ वैसे एरियाज में क्या करते हैं, इसको ग्रो किया जाता है, जो कि क्या है, तंदूर इन तेलंगाना। ठीक है, और नियर बाई प्लेसेस में। और जो सॉइल होता है वो ब्लैक सॉइल होता है, जिसको हम कॉटन सॉइल के नाम से भी या रेगुलर सॉइल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ब्लैक सॉइल के साथ साथ इसमें क्ले, वेरियस टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे लाइमस्टोन डिपॉजिट्स भी कहीं ना कहीं मिक्स होते हैं सॉइल के साथ साथ। ठीक है, तो इसी को क्या, यही चीजें मिलके इसको एक यूनिक एट्रीब्यूट या यूनिक ट्रेट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इसमें ऑलमोस्ट 24% प्रोटीन होता है। अगर हम बात करें तो अगर हम इसको हम अदर सीरियल से कंपेयर करें, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, तो उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, और ये इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, इट इज़ नोन फॉर इट्स गुड टेस्ट, और बेटर कुकिंग क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी इसके फीचर्स थे जिसकी वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। तो जो तीसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एप्रिकॉट। एप्रिकॉट इसको बोलते हैं रक्त से कार्पो एप्रिकॉट फ्रॉम लद्दाख, उसको जीआई टैग मिला। आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द एप्रिकॉट फ्रॉम लद्दाख। ठीक है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, कैलोरीज काफ़ी कम होती हैं। अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव से हम देखें तो कैलोरीज कम पाई जाती हैं। रिच इन सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल क्या है, एक तरीके का सब्सटीट्यूट है, ग्लूकोज जो नेचुरल ग्लूकोज होता है उसका एक सब्सटीट्यूट के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। खासकर से जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस एप्रिकॉट का जो ऑयल होता है, ऑयल जो निकलता है उसको
पेन रिलीफ के तौर पे भी यूज किया जाता है। रिलीफ बैक पेन्स हो गए और जॉइंट पेन्स, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये यूज होते हैं। मतलब इट हैज मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के लिए भी जाना जाता है। और जो खास बात है किसकी कि इसको ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाता है, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किए गए, ठीक है, बिना उसको यूज किए गए क्या करते हैं, इसको ग्रो किया जाता है। या इसको इंडिविजुअल भी ग्रो करते हैं, क्लस्टर्स में भी जो है ग्रो किया जाता है ये, ठीक। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, जो एक तरफ प्रोडक्ट दे रखा है, वहीं दूसरी ओर स्टेट्स दे रखे हैं। पहला क्या हमारा, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि तंदूर रेड ग्राम जो है तेलंगाना में अभी इसको जीआई टैग मिला है। दूसरा है अलीबाग व्हाइट अनियन, ठीक। अलीबाग व्हाइट अनियन ये भी कहां से, महाराष्ट्र से है, इसको भी हमने जाना। तो 1 और 2 हमारे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। वहीं तीसरा जो है रक्त से कार्पो एप्रिकॉट, ये कहां से, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से ये क्या है, नहीं है, ये कहां से है, लद्दाख। लद्दाख को जीआई टैग मिला है इस पर्टिकुलर एप्रिकॉट के लिए, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट है, ओके। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज या आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। अगर हम बात करें तो ये दोनों जो पेयर हैं वो हमारे आंसर हो सकते हैं, दैट इज 1 और 2 ए, दिस इज आवर आंसर, ओके। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही था, यही खत्म होता है। फिर हम आपके साथ कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, ठीक है, नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। तब तक जो है आप पढ़ते रहिए। अगर आप हमसे अगर जुड़ना है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल या सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप जो मंथली जो मैगजीन्स हैं करंट अफेयर्स के, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, जो एक फ्री इनिशिएटिव है। और अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो 30 दिसंबर को क्या ओरिएंटेशन लेक्चर है, ओरिएंटेशन लेक्चर है, उसमें आपको बताया जाएगा कैसे तैयारी किया जाए, कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं अपने यूपीएससी जर्नी में। आपको सिलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा बताया जाएगा आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।